हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम रीति काल से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। है तो 30 प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न जो है पूरे 100 प्रश्न के बराबर है। ये क्यों है आप लोग खुद सॉल्व करिए तो आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जो सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक बार आप देख लेंगे प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि तो मेरुतुंग की है ना। जैनाचार्य मेरुतुंग की है। रणमल प्रकाश किसकी रचना है? तो श्रीधर की है ना। श्रीधर की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो दामोदर कवि की है। सॉरी, भट्ट केदार की है। ठीक है, भट्ट केदार की है। जयचंद्र प्रकाश। ठीक है। जयमेक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 2, 1, 4, 3। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। देखेंगे दूसरा प्रश्न। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? आप सभी को बताना है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। बैताल ने, राम सहाय दास ने, पद्माकर भट्ट ने, सम्मन कवि ने। ये सभी कवि जो है रीतिकालीन कवि हैं, यानी आज की क्लास में जो है रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 100% मैं श्योर हूँ पूरी। ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न जो है यूजीसी नेट में, एनटीए यूजीसी नेट में भी आएगा, टीजीटी पीजीटी में भी आएगा। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न 100% आना ही आना है। तो इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पद्माकर। ठीक है, चलिए चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ठीक है, नहीं बताना है आप सभी को। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, बृंद, भूपति, बेनी, प्रवीण। क्योंकि सतसई की रचना जो है बहुत सारे कवियों ने किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रसनिधि ने भी सतसई की रचना की है, बृंद कवि ने भी किया है, भूपति ने भी किया है, बेनी प्रवीण ने नहीं किया है। तो राइट आंसर बेनी प्रवीण हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नखशिख, ठीक है, नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, बिहारी, पजनेश। राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे देखेंगे नखशिख। ठीक है, नखशिख में जो है काव्य ग्रंथ बहुत सारे कवियों ने लिखा है। तो यहाँ से भी प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पेपर लगाइए, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का, नेट जेआरएफ का, वहाँ पे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। कई जगह जो है हमेशा यहाँ ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, नहीं की है ना, नहीं की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी ने। ठीक है, बाकी कुलपति मिश्र ने किया है, सूरत मिश्र ने भी किया है, पजनेश ने भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? है तो आसान प्रश्न, लेकिन बार बार पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये अंग दर्पण। ठीक है, जो कि है रसलीन की। ठीक है, रसलीन की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, यानी किस कवि का जो है जन्म पहले हुआ था और उसके बाद कब हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे चिंतामणि, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 1609 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं महाराज जसवंत। महाराज जसवंत बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहाँ इनसे जो है इनकी रचनाएं 100% पूछी जाती हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1626 में हुआ था। ठीक है, 1626। ठीक है, देव कवि की रचना कह रही हूँ, देव कवि का जन्म जो है 1673। ठीक है, देव का 1673 हो जाएगा और भिखारी दास का 1700, ये पैदा हुए थे 1721 में। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, और कालक्रम जो है ये मैंने बताया अभी जन्म के अनुसार, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो महत्वपूर्ण कवि हैं ये घुमा फिरा के इधर उधर करके प्रश्न यहाँ से आना ही आना है 100%। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, 100% आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग, एक आध प्रश्न और भी है तो मैं बताते चलूँगी, उसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखन बैठ जाकी सभी गई गई गर्भ गरूर, भय ना केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द, ठीक है, सभी शब्द का अर्थ क्या है? चित्र, चित्र नायिका के समान या काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या मनोनुकूलन चित्र। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सभी का जो अर्थ होगा हो जाएगा चित्र, ठीक है, चित्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नायिका के समान चित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गीति संग्रह के रचनाकार कौन हैं? आप सभी को बताना है गीति संग्रह के रचनाकार कौन हैं। सूरत मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। गीति संग्रह जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, और ये है रसनिधि का, रसनिधि कवि का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया था? तुलसीदास ने, अग्रदास ने, केशवदास ने, प्राणचंद चौहान ने। इनमें से किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया था राम और सीता के विवाह के अवसर पर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवदास ने, ठीक है, केशवदास ने। अगला प्रश्न है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए तेल लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति को ध्यान से पढ़िए आप लोग, कई बार रिपीट हुआ है ये पंक्ति, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए तेल लाखन के समा हो। ये पंक्ति जो है पद्माकर की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सुमेलित वाले प्रश्न है, इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, है ना, ताकि कूट भी दिखे आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न को आप लोग एक बार देख लेंगे। चंडी चरित, चंडी चरित किसकी रचना है? चंडी चरित जो रचना है वो है गोविंद सिंह की, है ना, गोविंद सिंह की है। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व जिसको हम संग्राम सार भी कहते हैं, ये रचना है कुलपति मिश्र का, ठीक है। सुजान चरित सूदन का हो जाएगा, और हिम्मत बहादुर विरदावली ये हो जाएगा पद्माकर का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 5, ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 5 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न भी सुमेलित वाले हैं, देखेंगे। सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा? देखेंगे, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका रसखान का है, कवित्त रत्नाकर सेनापति का ही है। रस रतन पुहकर कवि का है, और तिलक शतक मुबारक कवि का है ना। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? असाधारण महाकाव्य है, फुटकल कविताओं का संग्रह है, या छंदों का अजायब घर है, या अलंकार मंजूषा है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार जो है रामचंद्रिका क्या है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फुटकल कविताओं का संग्रह, ठीक है। फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है किसने? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। किस रचना को? तो रामचंद्रिका को। किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जो है रचनाएं दी गई हैं और रचना का प्रतिपाद्य दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण किसकी रचना है, सॉरी किसकी रचना नहीं है, कैसी रचना है, तो अलंकार निरूपण रचना है। ठीक है, रीतिकाल को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें अलंकार निरूपक रचनाएं, सर्वांग निरूपण रचनाएं, रस निरूपक रचनाएं, है ना, इस तरह की रचनाएं हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवराज भूषण कैसी रचना है, तो अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश कैसी रचना है, छत्र प्रकाश तो जीवन चरित रचना है। ठीक है, विरह वारिश, विरह वारिश जो है, विरह वारिश हो जाएगा रीति स्वच्छंद वृत्ति। ठीक है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण, काव्य निर्णय भिखारी दास का हो जाएगा सर्वांग निरूपण। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ भी जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार आप लोग। एक तरफ रचना दिए गए हैं और एक तरफ रचनाकार। चलिए देखते हैं, रस सागर किसकी रचना है, तो रस सागर हो जाएगा श्रीपद का। ओके, रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय हो जाएगा कविंद्र का, कविंद्र कवि का। ठीक है, रसराज हो जाएगा मतीराम का, है ना, रसराज मतीराम का हो जाएगा। और रस पीयूष निधि ये रचना जो है सोमनाथ का है। ठीक है, रस पीयूष निधि जो है सोमनाथ की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा 5 2 1 3, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 5 2 1 3, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, यह आंतरिक अनुभूति का काव्य है। दूसरा ऑप्शन है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ऑप्शन 3 है, यह सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त है। ऑप्शन 4 है, अभिव्यंजना में यह अविदा मूलक है। ठीक है, रीति मुक्त कविताओं की जो है ये विशेषताएं हैं सभी, इनमें से आप सभी को बताना है कौन कौन सी विशेषता है। कूट में प्रश्न है ये, ध्यान देंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, पहला यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। ठीक है, रीति मुक्त की जो विशेषता है पहला सही है बिल्कुल। उसके बाद दूसरा भी सही है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, क्योंकि रीति मुक्त है ना, इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं विशेषताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। एक क्वेश्चन और था लेकिन ऑप्शन उसमें अलग थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन अलग है, ये मत आप लोग सोचना कि क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन ऑप्शन मैंने चेंज किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो चिंतामणि ने नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। राम सहाय ने भी किया है, मतीराम ने भी किया है, अमीर दास ने भी किया है, चिंतामणि ने नहीं किया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से इन ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रस रहस्य किसकी रचना है। ठीक है, रस रहस्य किसकी रचना है, तो कुलपति मिश्र का है, सबसे पहले यही आएगा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1670। ठीक है, 1670। भाव विलास
भाव-विलास जो है देव कवि का है ना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1689। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1746। और जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। तो इसका प्रकाशन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन 1753 से लेकर 1833, ठीक है, 1833 के मध्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 18 होगा, 1833 के मध्य माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो अगर ऑप्शन में 1752 रहेगा तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके मध्य माना जाता है, लेकिन 1752 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, फिर जगत विनोद। ओके, चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषता यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, इसके पहले मैंने रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं पूछी थी, अब वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि रासो काव्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आदिकाल में जब आपने रासो काव्य पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो उसकी प्रामाणिकता को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रासो काव्य जो है उसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, इससे आप लोग पहचान सकते हैं रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक जो है प्रामाणिक है वीर काव्य, रीतिकालीन वीर काव्य। ठीक है, ऑप्शन 2 देखेंगे, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इस वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, इस होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही है। 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस दोहे के संबंध में कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ये भी कूट में ही प्रश्न है। इस प्रश्न को रुकिए मैं छोटा करती हूँ ताकि कूट दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इसमें असंगति अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इससे छोटा होगा तो दिखेगा नहीं, है ना। असल में पीपीटी नहीं है ना, पीपीटी में एक ही में आ जाता है, वो मेरे पास है नहीं। चलिए, दिख रहा होगा इतना छोटा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो अलंकार प्रकाश जो रचना है वो भूषण की है। अंग दर्पण किसकी रचना है? तो अंग दर्पण रसलीन की है। आलम के लिए जो रचना है आलम की है। और रतन हजारा जो है रसनिधि का है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5, 1, 2, 4। 5, 1, 2, 4 कूट में देख लेते हैं। ऑप्शन सी 5, 1, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए, है ना, 30 क्वेश्चन एक कहने के लिए है, लेकिन एक एक प्रश्न में 5-5, 6-6 प्रश्न हैं, है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह के प्रश्न को सॉल्व करने की हैबिट डाल लीजिए। अब यही प्रश्न जो है कई स्टूडेंट कई गलत हो जाएगा तो छोड़ देंगे, कहेंगे इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है, सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, जो बहुत मेहनती बच्चे होंगे वही इस तरह के प्रश्न जो है उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है।
ठीक है, तो आप लोग अपने ऊपर धैर्य रख के, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, नौकरी पानी है, तो आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप कर ले गए, हैबिट बन गई ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की, तो आप लोग यकीन मानिए आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम मुझे नहीं लग रहा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 5, 1, 2, 4, है ना। मैंने इसका बताया क्या? अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखेंगे भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह का है। ठीक है, अलंकार पंचासिका जो है मतिराम की रचना हो जाएगा। और विष्णुपद कीर्तन जो रचना है वो है रसनिधि का। रसविलास जो है चिंतामणि का है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 4। 3, 1, 5, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 3, 1, 5, 4। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है रीतिकालीन आचार्यों की तीन श्रेणियां कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां होती हैं, इनमें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, उद्भावक आचार्य बिल्कुल सही है, व्याख्याता आचार्य भी सही है, उद्गाता आचार्य नहीं होगा और कवि शिक्षक होगा। ठीक है, 3 जो है बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 4। 1, 2, 4, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। बाली को सपूत कविकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? यह काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे। बाली को सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। यह पंक्ति जो है सेनापति की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेनापति। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करूँ मैं, रुक जाइए। हाँ, देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? शुक्ल जी के अनुसार जो है रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? देखेंगे संस्कृत, पहला ऑप्शन देखेंगे संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। दूसरा ऑप्शन है हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। तीसरा ऑप्शन है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। चौथा ऑप्शन है उनकी सभा विद्वानों में कवियों से सदा जो है भरी रहती थी। उनकी जो सभा थी वो विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। पांचवा ऑप्शन है जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। ठीक है, पांचवा ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब उसे जो है इनकी दरिद्रता का अनुभव उसे नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा रहीम के बारे में? देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 1 मिनट रुक जाइए, 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1, 3 और 4। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचनाएं जो है केशव दास की हैं। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। अनुप्रास विनोद
विज्ञान गीता, रस सागर। तो रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, विज्ञान गीता भी केशव दास का है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, अनुप्रास, विनोद और रस सागर, ये जो है श्रीपति की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, श्रीपति, ये दोनों रचनाएं जो है श्रीपति की रचना है, अनुप्रास, प्रेम, विनोद और रस सागर। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर रचनाएं दी गई हैं, इधर जो है रचनाकार दिए गए हैं। देखेंगे काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो काव्य प्रकाश जो रचना है वो चिंतामणि की है। रसराज किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है। रस विलास किसकी रचना है, तो देवकवि की रचना है। रस सारांश किसकी रचना है, तो भिखारीदास की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 2। चलिए कूट में देख लेते हैं, 4, 5, 1, 2। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 4, 5, 1, 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, किसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, हर युग क्या, रीति काल युगीन में भी, भक्ति काल में भी, आदि काल में भी, जितने कवि हैं ना, उनका जो है आप लोग जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके आपको जन्म याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले आएंगे केशव दास। इनका जन्म जो है हुआ था 1555, है ना, 1555। बिहारी का जन्म हुआ था 1595, 1 मिनट रुक जाइए, 1555, यहाँ पे 1595। मतीराम का जन्म हुआ था 1617, 1617 आराम से याद रखिए, इसको याद रहता है हमेशा। घनानंद का जन्म जो है हुआ था 1673। ठीक है, 1673। तो देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएंगे केशव दास, फिर बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद। ठीक है ना, 55, 95, 17, 73, ऐसे याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इनकी कविताओं में जो भाषा की लाक्षणिकता थी बिल्कुल सही है, भाषा की व्यंजकता थी बिल्कुल, उक्ति व्यक्तिचित्र था इनकी कविता में तो बिल्कुल सही है, संध्या भाषा था इनकी कविता का तो नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न आज का कैसा रहा, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आधुनिक काल या भक्ति काल, ठीक है, कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी। जो महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हो जो पेपर में पूछे जाने का जो है 90% चांस रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को वॉच करने के लिए। क्लास पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है।